नमस्कार, पीसी तिवारी। मैं आज पढ़ाऊंगा पद परिचय। पद परिचय जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि पद होता क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है व्याकरण का, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं इसको कहता हूँ, इसलिए कि इसमें आप पदों का एनालिसिस करना सीखते हैं, उसका विश्लेषण करना सीखते हैं। यानी कि आज तक जितना आपने ज्ञान प्राप्त किया है विकारी और अविकारी शब्दों का, उसका पूरा ज्ञान यहीं पर आपको देना है। जब तक विकारी और अविकारी शब्दों का ज्ञान नहीं रहेगा, लिंग वचन का ज्ञान नहीं रहेगा, कारक का ज्ञान नहीं रहेगा, निपात का ज्ञान नहीं रहेगा, इसकी जानकारी नहीं रहेगी, तब तक पद का परिचय आप नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यहीं पर हम पदों का विश्लेषण करते हैं। पद परिचय होता क्या है कि हम किसी भी पद का जब व्याकरण के अनुसार उसका परिचय देते हैं या विश्लेषण करते हैं कि भाई इस वाक्य में ये पद क्या काम कर रहा है, अन्य शब्दों के साथ वाक्य का प्रयोग होता है, तो ये देखते हैं कि अन्य शब्दों के साथ इसका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ये यहां कर क्या रहा है। जैसे हर व्यक्ति का परिचय जगह के अनुसार बदल जाता है, उसी तरह से हर शब्द का वाक्य के अनुसार उसका परिचय बदल जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चा है, लड़का है, वो स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में उसका परिचय क्या होगा, उसका किस क्लास में पढ़ता है, उसका रोल नंबर दिया जाता है, उसके स्कूल का नाम, यही उसका परिचय होता है। फिर अगर वही अपने गांव मोहल्ले या घर में है, वहां उसका परिचय क्या होता है, उसका नाम दिया जाता है, उसके गली मोहल्ले या गांव का नाम बताया जाता है। इस तरह से परिचय की श्रेणियां बदल जाती हैं। वाक्य का काम भी यही है, वो वाक्य में पद कहां पर किस रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इसी का हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसी का हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि पदों का परिचय। तो सबसे पहले देख लेते हैं पद होता क्या है, तभी तो परिचय देंगे। पद शब्द को ही कहते हैं, और शब्द को कब पद कहते हैं, कब पद नहीं कहते हैं, उसको शब्द ही कहते हैं। ये पहले जान लेते हैं। अच्छा, ये तो पता है ना आपको कि शब्द किसे कहते हैं। चलिए मैं बता देता हूं। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, जिसका एक अर्थ होता है। अगर अर्थ नहीं होगा तो हम उसको शब्द नहीं कहेंगे। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं। एक वर्ण है क एक वर्ण है, एक वर्ण है म, एक वर्ण है ल। अब अलग अलग वर्ण है, इसको हम इससे शब्द बनाएंगे तो देखिए एक शब्द बन गया कमल। ठीक है, इसको शब्द क्यों कहेंगे, क्योंकि वर्णों का मेल तो हुआ है और इसका अर्थ भी है। कमल का एक अर्थ है, एक फूल का नाम है। इसी तरह से दूसरा शब्द इससे बन जाएगा कलम। अब कलम भी एक शब्द क्यों कहेंगे, क्योंकि अनेक वर्ण है इसमें और इसका अर्थ है। लेकिन देखिए यही तीन वर्ण हैं और इनसे एक तीसरा शब्द मैं बनाता हूं, वो है मकल, मकल। अब बताइए इसका कोई अर्थ है, आपने सुना है इस शब्द को? ये शब्द ही नहीं है। क्यों? वर्ण तो मिले हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, शब्द इसको कहेंगे। अब शब्द और पद में अंतर क्या होता है? देखिए शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन अंतर क्या है? जैसे हम लड़का कहेंगे, एक शब्द है लड़का, ठीक है, इसको हम शब्द कहेंगे। पुस्तक, इसको एक शब्द कहेंगे। पढ़ना एक शब्द कहेंगे। ये सभी शब्द हैं, अलग अलग लिखे गए हैं। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को वाक्य के रूप में लिखते हैं तो वो शब्द नहीं कहलाते हैं, वो पद कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में ये लिखा है लड़का पुस्तक पढ़ना, हम लिख देते हैं लड़का पुस्तक पढ़ेगा। लड़का पुस्तक पढ़ेगा, ये वाक्य बन गया।
अब इसको, ये शब्द ही है लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो अब इसको हम पद कहेंगे। एक पद है, वाक्य में ये आ गया तो इसको हम पद कहेंगे, इसको एक पद कहेंगे। जब वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब वो पद नहीं कहलाते हैं, वे शब्द नहीं कहलाते हैं, वो पद कहलाते हैं। अंतर यही है कि अगर स्वतंत्र रूप से शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो शब्द कहलाएंगे और वाक्य में वही शब्द आ गए हैं तो वो पद कहलाते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर अभी तक कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। अब पद परिचय हम देते हैं। पद परिचय देने के लिए हम ये देखते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, इन शब्दों का परिचय देते हैं और ये दिखाते हैं कि ये शब्द जो है ये विकारी या अविकारी शब्द यही है। अच्छा, विकारी और अविकारी पता है ना। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जिनके प्रयोग करने पर उसमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द। विकार का मतलब बदलाव हो जाना, उसी को विकारी कहते हैं। और अविकारी, अ का अर्थ होता है नहीं, और विकारी जिसमें विकार नहीं होता है, ऐसे शब्द जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अविकारी शब्द होते हैं। तो इसी आधार पर शब्दों को इसी रूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और विकारी शब्द कौन कौन से हैं? जो लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये चारों विकारी शब्द हैं। ये इनके लिंग में बदलाव हो जाता है, वचन में, पुरुष में बदलाव हो जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं लूंगा, एक संज्ञा शब्द लेते हैं, लड़का। लड़का के रूप में बदलाव हो जाएगा, बहुवचन बदल देंगे, लड़के, स्त्रीलिंग बदल देंगे, लड़की, इस तरह से इसका रूप बदलते रहता है सबका, संज्ञा शब्द का भी, सर्वनाम शब्द का भी, विशेषण का भी और क्रिया का। अब देखिए, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये अविकारी होते हैं क्योंकि इनके रूप में कभी बदलाव नहीं होता है, लिंग वचन और पुरुष का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसे शब्दों पर, इसलिए अविकारी शब्द होते हैं। अब इतना समझने के बाद हम लोग देखते हैं कि पद परिचय कैसे दिया जाता है। तो देखिए, पद परिचय देते समय सबसे पहले हम उस पद को अलग करके लिख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं एक वाक्य, ऐसे परिचय दिया जाता है, क्योंकि पद तो तभी कहेंगे ना जब वाक्य में शब्द हो, तो इसका मतलब वाक्य ही दिया रहता है। वाक्य में किसी पद को अंडरलाइन या रेखांकित कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका परिचय दीजिए व्याकरण के अनुसार, या परिचय दे दिया रहता है, कई ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको यही बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पर एक मैं वाक्य लेता हूं, बहुत आसान सा उदाहरण, और इसी से समझेंगे आप। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है एक वाक्य है। अब इसको पद परिचय, मान लीजिए कि इस पद का हमें परिचय देना है मोहन का, तो कैसे देंगे? सबसे पहले करते क्या है कि इस पद को हम अलग से लिख लेते हैं। नीचे मोहन अलग से लिखाएगा। अब इसका हम परिचय कैसे देंगे? मोहन क्या है, अब इसी के बारे में परिचय देंगे ना। तो सबसे पहले इस व्याकरण कोटि के अनुसार ये क्या है, तो मोहन का पद परिचय देने के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इस शब्द को अलग लिख लेंगे, यानी इस पद को अलग लिखेंगे। अब ये शब्द तो कहलाएगा नहीं क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त हो गया, इसलिए इस पद को हम अलग लिख लेंगे। अलग लिखने के बाद यह देखेंगे कि इसमें से इसकी व्याकरण कोटि क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण क्या है। तो आप जानते हैं कि यह संज्ञा है, तो संज्ञा आप लिख देंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो भाई ये व्यक्ति का नाम है इसलिए संज्ञा है, तो संज्ञा हो गई। अब इसका भेद लिखते हैं कि संज्ञा भी है तो कौन सी संज्ञा है।
यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, हिंदी में 3 तरह की संज्ञाएं होती हैं, अंग्रेजी में 5 तरह की होती हैं। वहां जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, यहाँ पर जातिवाचक का ही अंग है, वो उसी का भाग है। तो अब ये देखते हैं कि इसलिए संज्ञा जो है 3 तरह की हिंदी में होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम देखते हैं कि ये मोहन संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है? जाहिर सी बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तब लिखते हैं इसका भेद, संज्ञा का भी भेद लिखते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, केवल संज्ञा लिखकर नहीं छोड़ेंगे, ये तब इसका जो है परिचय आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हो गया, चाहे तो यह व्यक्तिवाचक से छोड़ देंगे क्योंकि संज्ञा ही व्यक्तिवाचक होती है, नहीं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद अब ये देखते हैं इसका लिंग क्या है, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब देखिए कई बार जो है हमको पता करना होता है, नहीं पता चल पाता है। यहाँ पर तो सीधे सीधे मोहन लड़का का नाम है, आप समझ गए कि यह पुल्लिंग है। लेकिन कई बार सर्वनाम और जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं जहां पर नहीं पता चल पाता है कि यह कौन सा लिंग है, तो वहां पर यहाँ पर हमें क्रिया पर देखना चाहिए। ये देखिए पढ़ता है, पढ़ता है से पता चल गया, कर्ता के अनुसार ही क्रिया है, तो पता चल गया कि यह पुल्लिंग है। नहीं तो स्त्रीलिंग होता तो पढ़ती है, नाम तो नाम है, तो मोहन पढ़ती है जब रहता तो स्त्रीलिंग होता। लेकिन ये क्रिया को हम जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये पुल्लिंग है, तो लिंग लिखेंगे। इसके बाद लिंग हो गया, और लिंग के बाद हम देखेंगे कि इसका वचन क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। 2 तरह के वचन होते हैं हिंदी में। तो अब यहां पर मोहन तो एक ही है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो एक ही होगा, सीधी सी बात है। कई बार सर्वनाम या विशेषण शब्दों का या जातिवाचक संज्ञाओं का वहां पर हमें देखना होता है कि वचन क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो वहां भी क्रिया ही देखते हैं, क्रिया के प्रयोग को ही देखते हैं, क्योंकि कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग है। यहां से स्पष्ट हमेशा तो नहीं, अगर कर्मवाची या भाववाची में रहेगा तब तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन अधिकांशतः यहाँ से भी एक मदद मिल जाती है। वैसे तो लिंग को अपने से जानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी क्रिया को देखने से भी अधिकांशतः समझ में आ जाता है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। जाहिर सी बात है कि पढ़ता है, अगर बहुवचन होता तो पढ़ते हैं, तो इसलिए है ये क्या हो गया, एक वचन लिख देंगे, ये एक वचन हो गया। आगे कॉमा करके लिखते जाएंगे, एक एक परिचय एक एक कॉमा होता जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या देखेंगे कि ये यहां पर क्या कर रहा है, ये तो ये कर्ता का काम कर रहा है, तो इसको लिख देंगे। इस वाक्य में मोहन करता है, काम को करने वाला करता है, इसलिए यहां पर लिख देंगे, यहां पर करता है। और फिर किसका करता है, तो आगे लिख देंगे पढ़ता है क्रिया का करता है। किस क्रिया का करता है भाई, जब करता है काम करने वाला तो उसका कोई तो क्रिया होगा ना, कोई काम तो कर रहा होगा तभी ना करता है भाई। पढ़ता है, इसको देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिए, पढ़ता है क्रिया का करता, पढ़ता है क्रिया का ये करता हो गया। तो इस तरह से इस पद का परिचय हो गया। अब देखिए संज्ञा शब्द का एक मैंने उदाहरण दे दिया। इसी तरह से आपको परिचय देना होगा अगर पुस्तक का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है अगर, तो इसके नीचे अंडरलाइन है, इसको भी फिर अलग से लिख लेंगे। पुस्तक को अलग से लिखने के बाद क्या करेंगे, संज्ञा है तो उसका भेद लिखेंगे। ठीक है, कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद फिर इसका लिंग लिखेंगे, तो ये पुस्तक स्त्रीलिंग होती है। फिर इसका वचन लिखेंगे, ये क्या है, एक वचन, एक ही पुस्तक है। तो यहां पर ये पद कर क्या रहा है, तो ये कर्म है। ठीक है ना, ये कर्म है यहां पर। तो इस तरह से इस पद का परिचय दे देंगे, बहुत आसान है। ऐसे फिर अगर अंडरलाइन हम यहां करते हैं पढ़ता, और इस क्रिया का ये पद का हमें परिचय देना है, तब कैसे देंगे, तो देखिए इसको भी ये क्रिया है, तो क्रिया का परिचय कैसे देते हैं, सबका परिचय जो है अलग अलग होता है। ठीक है, उसका भेद क्योंकि अलग अलग होता है, तो लेकिन तरीका यही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं पढ़ता,
पढ़ता, लिख लिए। इसके बाद क्या बताए थे कि इसके बाद ये बताते हैं कि यहां पर ये क्या है, इसके अनुसार, इस व्याकरण कोटि के अनुसार क्या है। तो यह क्रिया है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे ही क्रिया कहते हैं ना। तो यही क्रिया है। तो लिख देते हैं क्रिया। और एक बात और है कि जो हिंदी के वाक्य होते हैं, मैं गद्य की बात कर रहा हूं, कविताओं की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हिंदी के वाक्य होते हैं तो क्रिया वाक्य के अंत में ही आता है। यह हिंदी की बनावट है वाक्यों की। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में कर्ता के तुरंत बाद क्रिया आ जाती है, लेकिन यहां पर क्या है, हिंदी में अंत में, वाक्य के अंतिम भाग में ही क्रिया रहती है। ये शुद्ध वाक्य अगर रहेगा, शुद्ध वाक्य गद्य में प्रयोग किया जाता है, तो ये क्रिया है। अब क्रिया में देखते हैं कौन सी क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है। तो अकर्मक और सकर्मक बनाने के लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया था वाच्य, उसमें मैंने समझाया था, ठीक है ना। फिर अलग से मैं क्रिया पर जब बनाऊंगा वीडियो तो उसमें भी डिटेल से मैं समझा रहा हूं, समझा दूंगा। लेकिन यहां पर बस इतना ही अभी समझिए कि क्रिया अगर है तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है। तो देखो ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना, क्योंकि इसका कर्म यहां पर है पुस्तक, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। इसका भेद भी आप लिख लिए, समझ गए कि यह सकर्मक क्रिया है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, और सबके बीच में कॉमा देते जाएंगे क्योंकि एक परिचय है, एक परिचय है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि लिंग देखे थे ना, पढ़ता है, पढ़ता है, ऐसे ही पता चल गया कि ये क्रिया जो है पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग होता तो पढ़ती है रहता। तो ये लिंग इसका क्या लिखेंगे, पुल्लिंग, पुल्लिंग लिख देंगे। इसके बाद इसका वचन देखते हैं ना, कॉमा कर दिए। इसके बाद इसका वचन देखते हैं कि एक वचन है कि बहुवचन है। पढ़ता है एक वचन है, बहुवचन रहता तो क्या होता, पढ़ते हैं। तो ये पढ़ता है, तो ये एक वचन है। फिर कॉमा दे देंगे। और अब ये देखेंगे कि इसका, इस क्रिया का इस कर्ता से क्या संबंध है। तो देखिए इस कर्ता का ये क्रिया है, ठीक है ना, इस कर्म की क्रिया है, दोनों लिख सकते हैं। पुस्तक कर्म है और ये क्रिया है, मोहन कर्ता की क्रिया है, ठीक है ना। ये आगे आप लिख देंगे। तो इस तरह से आप पद परिचय यहां समझ गए। तो ये समझने के लिए आगे एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भेद लिखते हैं, प्रकार लिखते हैं, प्रकार के बाद उसका भेद लिखते हैं, उसका लिंग लिखते हैं, उसका वचन लिखते हैं, अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है। ये इस तरह से हम लोग पद परिचय देते हैं। और पद परिचय में ये देखना चाहिए कि एक ही पद का अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो जिस रूप में प्रयोग किया गया है उसी रूप में हम परिचय देते हैं। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं एक उदाहरण, कि ये उदाहरण देख लेते हैं कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग के आधार पर बदलाव आ जाता है। जैसे हम कहेंगे कि वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना, वह पुस्तक पढ़ता है। अब ध्यान से देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है, ये देखिए यहां पर वह देखिए। और हम ऐसे कहें वह लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसके आगे पुस्तक जो भी है। तो यहां पर देखिए वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका परिचय देंगे सर्वनाम। लेकिन वह लड़का यहां पर देखिए संज्ञा से ठीक पहले आकर इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है, ये विशेषण लिखेंगे। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं कि वहां पर किस रूप में प्रयोग किए गए हैं यह देखना होता है। जैसे हम कहेंगे कुछ मूर्ख है, कुछ बुद्धू। अगर इस शब्द को देखेंगे आप, कुछ मूर्ख बैठे हैं यहां, चलिए हम ऐसे ही, मूर्ख है, कुछ बुद्धू है, कुछ होशियार है। अब यहां पर देखिए कुछ शब्द क्या है, ये विशेषण नहीं है। यहां पर क्या है, ये कुछ शब्द जो है संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहां पर कुछ जो है संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये प्रयोग देखते हैं। अगर हम ऐसे कहें
कि चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है। अगर ऐसे ही देखिए कैसे परिवर्तन हो जाता है। हम एक नया वाक्य लिखते हैं, चाय में कुछ गिर गया है। चाय में कुछ पहले लिख लेते हैं, तो इसको समझ लीजिए, कुछ गिर गया। तो इसको समझ लीजिए कि कैसे कैसे परिवर्तन होता है इसके परिचय में। यहाँ पर देखिए यह कुछ जो है सर्वनाम है, ठीक है ना, और निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसको सर्वनाम के रूप में यहाँ पर क्या हो गया, कुछ देखे ये संज्ञा हो गया, ये सर्वनाम है। हम ऐसे कहेंगे अगर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो अगर ऐसा कहेंगे तो देखिए यही कुछ शब्द है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, बच्चे से ठीक पहले आकर क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण है ये। तो इसका विशेषण के रूप में इस पद का परिचय देंगे। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि इस वाक्य में इस पद का प्रयोग किस रूप में हुआ है। जिस रूप में हुआ है उसी रूप में उसका हम परिचय देते हैं, न कि एक रटी रटाई हुई बात जो समझते हैं कि वह सर्वनाम हमेशा होता है। हमेशा वह सर्वनाम नहीं होता है, वह सर्वनाम है, लेकिन प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे कि वह सर्वनाम है कि विशेषण है या जो भी है। तो उस हिसाब से इसका हम लोग परिचय देते हैं। इस पर पर्याप्त चर्चा हो गई। और सबसे बड़ी चीज है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, अव्यय, जितने शब्द हैं निपात तक, इसकी बारे में जानकारी रहना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर बनाने जा रहा हूं। थैंक यू।